जो हम लास्ट टाइम ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ रहे थे। हमने कहा था कि बहुत सारी मॉडल्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो नेचुरली ग्राफ से रिप्रेजेंट की जाती हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल मॉलिक्यूल्स, नॉलेज ग्राफ्स, सोशल नेटवर्क्स के ग्राफ्स, ट्रैफिक के ग्राफ्स, ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स, ये नेचुरली ग्राफ्स किससे रिप्रेजेंट होती हैं। हमने ये भी देखा था कि ग्राफ्स इमेजेस और वेक्टर्स की तरह और ग्रिड्स की तरह नहीं होते जो कि यूक्लिडियन स्पेस में लाई करते हैं। ग्राफ्स नॉन यूक्लिडियन होते हैं। हमने कहा था कि ग्राफ को प्रेजेंट करने का, ग्राफ को इनपुट करने का जो ऑर्डर है, दैट शुड नॉट अफेक्ट कि आपके प्रोग्राम का रिजल्ट क्या है। ग्राफ को मैं उल्टा करके भी इनपुट कर दूं तो वो ग्राफ तो वही वाला है वो, तो देयरफॉर आपके प्रोग्राम का रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए। इसको इनवेरिएंस कहते हैं, परम्यूटेशन इनवेरिएंस। फिर हमने जिस तरह इमेजेस पे काम करते थे, टू डिमेंशनल ग्रिड्स पे काम करते थे, और हम अक्सर कॉन्वोल्यूशन के ऑपरेशन से यानी नेबरहुड से इंफॉर्मेशन लेके आते थे। यही आइडिया हमने ग्राफ्स पे भी यूज़ किया कि ग्राफ्स की भी आप नेबरहुड से इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोपोगेट करें, यूज़ करें नेबरहुड की इंफॉर्मेशन। लेकिन ग्राफ्स के नेबरहुड में ऑर्डर वाली कोई बात नहीं होती। जिस तरह ग्रिड्स के अंदर एक ऑर्डर होता है, ग्राफ्स में ऑर्डर नहीं होता। और जिस तरह एक स्ट्रक्चर्ड ग्रिड के अंदर नंबर ऑफ नेबर्स चेंज नहीं हो रहे होते, ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ नेबर्स चेंज हो सकते हैं। कोई ऐसे नोड्स भी हो सकते हैं जिसका कोई भी नेबर ना हो, और हज़ारों नेबर्स वाले नोड्स भी हो सकते हैं। हमने परम्यूटेशन इक्विवेरियंस, परम्यूटेशन इनवेरियंस, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स किए थे। और हमने जो एक मेन बात सीखी थी वो ये थी कि एक जो मेन ऑपरेशन है सेट्स पे, ग्राफ्स भी तो सेट्स से बना होता है, सेट्स ऑफ वर्टिसेस, सेट्स ऑफ एजेस। तो सेट्स के ऊपर हमने जो मेन एक ऑपरेशन किया था वो था एग्रीगेशन का, कि आप अपने नेबरहुड से या आप सेट के सारे एलिमेंट्स से इंफॉर्मेशन गैदर कर लें, एग्रीगेट कर लें, जमा कर लें। अब वो सम भी कर सकते हैं, आप उसकी एवरेज भी ले सकते हैं, आप उनमें सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढ सकते हैं, आप उसमें सबसे कम वैल्यू कर सकते हैं। तो ये है कि जितने भी आपके पास इंफॉर्मेशन है सारी एग्रीगेट होके एक चीज़ बन जाएगी। और ये जो एग्रीगेशन है ये परम्यूटेशन इनवेरिएंस अचीव हो जाती है इससे। इट डजेंट मैटर कि मैंने जमा किस तरह से किया चीज़ों को, बस जमा हो गई तो एक आंसर आ जाएगा। और जमा करने के बाद किसी नॉन लीनियर फंक्शन से गुजार दें, ये आपका ग्राफ के ऊपर या सेट के ऊपर पूरे का पूरा एक ऑपरेशन है नॉन लीनियर। और हमने जहाँ पे बात ख़त्म की थी वो ये थी कि जब आप एक ग्राफ पे काम करते हैं तो एक तरीका काम करने का ये है कि आप ग्राफ के हर नोड पे जाएं, आयत नोड पे चले जाएं, और फिर उस नोड के नेबरहुड को देखें, और इस नेबरहुड को सेपरेटली एक फंक्शन से गुजार दें। तो इस स्लाइड के एंड पे जो लिखा हुआ है g of xi एंड कैपिटल X ni, दिस कैपिटल X of ni मीन्स नोड i के जितने भी नेबर्स थे उनके जितने भी फीचर वेक्टर्स थे वो इस कैपिटल X सब ni में पड़े होंगे। तो आपने ये नेबरहुड की सारी इंफॉर्मेशन उठा ली है और इस इंफॉर्मेशन को किसी एक फंक्शन में से पास किया है, और ये फंक्शन जो है ये कोई एक न्यूरल नेटवर्क हो सकता है। तो इस तरह से आपने अब किया क्या होगा कि आपने अपने ग्राफ के लिए एक न्यूरल नेटवर्क बना लिया है, या ग्राफ्स पे ऑपरेट करने के लिए जहाँ न्यूरल नेटवर्क्स इतने सक्सेसफुल थे इमेजेस के साथ, स्पीच के साथ, टेक्स्ट के साथ, और कई बहुत स्ट्रक्चर्ड किस्म के सिग्नल्स के साथ, जहाँ न्यूरल नेटवर्क्स इतने सक्सेसफुल थे, बहुत अच्छा होता कि हम न्यूरल नेटवर्क्स
में से ग्राफ्स भी गुजार सकते हैं। तो ये आपके सामने एक तरीका आ गया है कि आप ग्राफ में हर नोड पे जाएं, उस नोड के नेबरहुड के फीचर्स उठाएं और वो उन फीचर वेक्टर्स को सारे के सारे किसी एक न्यूरल नेटवर्क में से गुजारते हैं और ये हर नोड के साथ कर लें। तो नाउ यूर पासिंग योर ग्राफ और इट्स नोड्स और स्पेसिफिकली द नेबरहुड्स ऑफ ईच नोड थ्रू सम न्यूरल नेटवर्क। और जब आप ये सारों के साथ कर लेंगे तो हर नोड के नेबरहुड को आपने फंक्शन g में से गुजारा है जो कि एक न्यूरल नेटवर्क है। जो भी आउटपुट आएगी ये नोड i को, नोड 1 जो पहली वो नोड i को रिप्रेजेंट कर रही होगी। सो g ऑफ x1 पहले नोड को रिप्रेजेंट करता है, g ऑफ x2 दूसरे नोड को रिप्रेजेंट करता है, g ऑफ xn आखिरी नोड को रिप्रेजेंट करता है एंड सो ऑन। और रियली जो सारा काम हो रहा है विजुअली अगर आप देखना चाहें, XB एक नोड है आपके पास, XA, XD, XE और XC ये वो नोड्स हैं जो कनेक्टेड हैं B के साथ। इनफैक्ट नोड्स को तो आप A, B, C, D, E कह सकते हैं। XA का मतलब है उस नोड पे जो फीचर वेक्टर पड़ा है। और हम बस ये कर रहे हैं कि सिर्फ इन फीचर वेक्टर्स को उठा रहे हैं जो B के नेबरहुड में है और उनको न्यूरल नेट में से गुजारेंगे। जो भी आंसर निकलेगा वो आंसर हम B नोड के ऊपर ही रख देंगे। यानी पहले नोड B was represented by a feature vector XB. After passing through the graph neural network G, that same node B will be represented as the hidden vector HB. ठीक है, ये जो न्यूरल नेटवर्क जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है वो XB को HB में ट्रांसफॉर्म कर दिया उसने। H हम इसलिए कह रहे हैं अक्सर हम हिडन स्टेट से को H से रिप्रेजेंट करते थे। अब ग्राफ्स के साथ आप कर क्या सकते हैं? यहाँ पे देखें कि आपके पास आपके ग्राफ के जो वर्टिसेस थे, नोड्स थे, उनमें हर नोड का जो भी फीचर वेक्टर था वो सारे के सारे इस सेट X में पड़े और जो ग्राफ की कनेक्टिविटी थी कि कौन सा नोड किससे कनेक्टेड है वो इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स A में इंफॉर्मेशन पड़ी है। तो अगर मैं आपको ये दो चीज़ें दे दूं तो मैंने आपको ग्राफ के बारे में एटलीस्ट सब कुछ बता दिया है कि ये मेरे इनपुट में ये चीज़ आई है। अब हम करते क्या है, लेट्स फोकस ऑन एनी ith नोड I की बात कर लेते हैं। नोड I पे फीचर्स पड़े होंगे इन वेक्टर X सब I और इसके जो नेबर्स हैं, इस केस में नोड I के 4 नेबर्स हैं, 1 2 3 4। इन 4 नेबर्स से मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। इनफैक्ट हमने लास्ट टाइम मेंशन किया था कि XI खुद भी अपने नेबरहुड का हिस्सा होता है। तो ओवरऑल इस नेबरहुड वाले सेट में 5 नोड्स हैं। हर नोड के कोई फीचर वेक्टर मौजूद है, XI इसका X1 में भी, इसका X2 X3 X4 जो भी। ग्राफ न्यूरल नेटवर्क क्या करेगा, इसके नेबरहुड को एग्रीगेट करेगा, किसी नॉन लीनियर फंक्शन में से गुजारेगा और कोई एक और ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। XI की जगह अब मेरे पास H सब I आ गया होगा। सिमिलरली मेरे पास हर नोड के साथ ये हरकत हो गई होगी कि जब मैं किसी और jth नोड की बात करता हूं तो ये भी, इसने भी अपने नेबरहुड को देखा होगा, एग्रीगेट किया होगा और एक नॉन लीनियर फंक्शन में से गुजारा होगा और यहाँ पे H सब J आ गया होगा। H1 इस केस में, H2 H3 H4। ठीक है, ये मैं इनपुट स्पेस से
लेटेंट स्पेस में चला गया हूँ, हिडन स्पेस। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, ठीक है। तो कभी कभी आपको ये लफ्ज नजर आएगा, इट जस्ट मीन्स हिडन स्पेस, ठीक है। इट जस्ट मीन्स कि आपके नेटवर्क के अंदर इनपुट भी विजिबल होती है आपके हाथ में, आउटपुट भी विजिबल होती है, वो नेटवर्क की आउटपुट है। लेकिन जो भी नेटवर्क के अंदर हो रहा है उसको हम लेटेंट स्पेस कह देते हैं या हिडन स्पेस। तो डोंट बी स्केयर्ड ऑफ दिस न्यू टर्म, इट्स जस्ट हिडन का एक और लफ्ज है। तो ये हिडन स्पेस में मैं ले जाता हूँ। और अब हुआ क्या है, मेरे पास हर नोड के लिए एक वेक्टर h सब i आ गया इंस्टेड ऑफ xi। तो मेरा ये, अगर मैं सारे वेक्टर्स को का सेट एक बना लूं हिडन स्पेस वाले, तो अब मेरे पास पहले जिस तरह कैपिटल X था, अब मेरे पास कैपिटल H आ गया है। और यानी अब मेरा ग्राफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया कि उसके सारे जो फीचर्स हैं वो हिडन स्पेस में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और लेकिन उसकी कनेक्टिविटी तो वही है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स तो वही है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, यूजुअली 3 किस्म की प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाती हैं ग्राफ्स में। एक प्रॉब्लम है नोड क्लासिफिकेशन, जिसमें मैंने सिर्फ इस एक नोड को क्लासिफाई करना है, ith नोड को मैंने क्लासिफाई करना है इनटू सम क्लासेस, जितनी भी हैं क्लासेस, प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। पर बस अब मेरे पास नोड i का फीचर वेक्टर आ गया है h वाली स्पेस में, और मैंने उसको क्लासिफाई करना है। मैं इस फीचर वेक्टर को उठाता हूं, किसी क्लासिफिकेशन वाले नेटवर्क में से गुजार देता हूं। ये हो सकता है 1 लेयर का नेटवर्क हो सकता है ये 2 लेयर का नेटवर्क हो सकता है ये 10 लेयर का नेटवर्क हो। बस मैंने किया ये कि जो इनपुट फीचर्स थे xi, उसकी बजाय मैंने hi को एक क्लासिफिकेशन वाले नेटवर्क में से गुजार दिया। लेकिन hi जो है ये बाकियों को देख के बना है, hi अपने नेबरहुड्स को देख के बना है, अपने नेबरहुड में जो फीचर्स थे उनको देख के बना है, ठीक है। तो ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जस्ट सम क्लासिफिकेशन नेटवर्क, और उसका जो भी आंसर आएगा, लेट्स से ये एंड पे सॉफ्ट मैक्स लगा होगा, जो आंसर आएगा वो प्रोबेबिलिटीज होंगी। zi हर क्लास की प्रोबेबिलिटी का एक वेक्टर होगा अगर हमने एंड पे सॉफ्ट मैक्स लगाया हुआ था। तो ये तो सब पुरानी चीज है, ये तो सारे का सारा पुराना काम है, ये तो अब ग्राफ पे भी नहीं हम रहे इस वक्त। आई डोंट इवन केयर कि ये ग्राफ से आ रहे थे, कहां से आ रहे थे। ऑल आई केयर इज कि मेरे पास एक इनपुट आई है, उसका नाम h सब i है, एक वेक्टर है। उस वेक्टर को मैंने क्लासिफिकेशन वाले नेटवर्क में डाला है, उसने क्लासिफाई कर दिया, उसने मुझे प्रोबेबिलिटीज दे दी, उन प्रोबेबिलिटीज को मैं z सब i कह रहा हूं। ये नोड i के किसी भी क्लास में होने की प्रोबेबिलिटीज हैं। इसी तरह मैं नोड 1 के लिए कर लूंगा, नोड 2 के लिए कर लूंगा, नोड 3 के लिए कर लूंगा। हर नोड के लिए सेपरेटली मैं कि ये नोड कौन सी क्लास का नोड है, मेरे पास एक प्रोबेबिलिटीज का वेक्टर आ जाएगा कि नोड i के क्लास 1 में होने की ये प्रोबेबिलिटी है, क्लास 2 में होने की ये प्रोबेबिलिटी है, क्लास 3 में होने की ये प्रोबेबिलिटी है, एंड सो ऑन। सो दैट्स नोड क्लासिफिकेशन, दैट्स वन प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम जो आप यहीं से बजाय नोड्स क्लासिफाई करने के, आप एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप पूरा ग्राफ क्लासिफाई कर लेते हैं कि ये पूरा ग्राफ किस क्लास का ग्राफ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास फार्माकोलॉजी की एग्जांपल ले लें कि आपके पास कोई मॉलिक्यूल है और आप देखना चाहते हैं कि ये एक ख़ास कोई डिजीज़ है, कोई ख़ास बीमारी है, और आप देखना चाहते हैं कि एक मॉलिक्यूल उस बीमारी को का इलाज कर सकता है या नहीं कर सकता। एक मेडिकल कंडीशन है, उसको वो ठीक कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये तो बाइनरी प्रॉब्लम है। तो हर मॉलिक्यूल एक ग्राफ की शक्ल में आएगा, और मैंने सिर्फ ये कहना है कि ये ग्राफ यानी ये मॉलिक्यूल कैन इट क्योर दैट कंडीशन। दैट्स अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। होगा क्या, मैं हर नोड को पहले से GNN में से गुजारा, पहले की तरह हर नोड की रिप्रेजेंटेशन H स्पेस में आ गई, और अब मैंने ये ग्रीन एरोज देखे, ये ग्रीन एरोज मैंने सारे के सारे नोड्स लिए
और मैंने जितने भी ग्राफ में नोड्स, ये सेट वी से उठाए, यानी ग्राफ में जितने भी नोड्स थे सारों के मैंने एच आई उठाए, हिडन स्पेस रिप्रेजेंटेशन, एग्रीगेट किया। नाउ एग्रीगेशन कुड मीन सम कर दिए, एवरेज कर दिए, मिनिमम ले लिया, मैक्सिमम ले लिया। पॉइंट इज मैंने कंबाइन कर दिए, एग्रीगेट कर दी सारी इंफॉर्मेशन। ये मेरे पास एक वेक्टर आ गया होगा इस वक्त। एग्रीगेशन के बाद जो असल पॉइंट है यहां पे वो ये कि एग्रीगेशन करने के बाद मेरे पास एक सिंगल वेक्टर आ गया, और इस सिंगल वेक्टर को, और ये पूरे ग्राफ की इनकोडिंग है, ये सिंगल वेक्टर आया है ये पूरे ग्राफ को इनकोड कर रहा है। और इस सिंगल वेक्टर के ऊपर मैं फिर से किसी क्लासिफिकेशन नेटवर्क में गुजार देता हूं। ये क्लासिफिकेशन नेटवर्क एक लेयर हो सकता है, ये 2 लेयर्स हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, व्हाटएवर, इट्स जस्ट सम क्लासिफिकेशन नेटवर्क जिसके एंड पे सॉफ्टमैक्स लगा होगा। एंड पे इसके उतने न्यूरॉन्स होंगे जितनी क्लासेस हैं, ठीक है। तो यहां पे प्रोबेबिलिटीज आउटपुट हो जाएंगी। probability of class 1 given my graph, probability of class 2 given my graph, and so on, जितनी भी आपकी थी, probability of class capital K given my graph। यही probabilities इधर भी आई थी, नोड की बारी भी, कि हर क्लास given this node। ओके, सो दैट्स सो एक प्रॉब्लम थी नोड क्लासिफिकेशन। दूसरी किस्म की प्रॉब्लम ग्राफ क्लासिफिकेशन की होती है, और ये दोनों, ये इनकी जो बैकबोन है वो सेम है कि इनपुट ग्राफ आया था, आपने उसको हिडन स्पेस में कन्वर्ट किया। अब हिडन स्पेस के बाद आपके पास ऑप्शंस हैं, या नोड क्लासिफिकेशन कर लें अगर आपको ज़रूरत है, या उसी ग्राफ के ऊपर ग्राफ क्लासिफिकेशन कर लें अगर आपको ज़रूरत है। तीसरी प्रॉब्लम वो है लिंक प्रेडिक्शन की। लिंक प्रेडिक्शन ये प्रॉब्लम है कि आप ये बताएंगे कि मेरे पास ये सारे नोड्स हैं, क्या ये नोड कनेक्टेड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्या इनमें एज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके जो फ्रेंड रिकमेंडेशन आती है सोशल नेटवर्क्स में, फ्रेंड रिकमेंडेशन, क्या वो यही नहीं है लिंक प्रेडिक्शन, कि क्या इनको फ्रेंड्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो दैट्स अ लिंक प्रेडिक्शन प्रॉब्लम। और उसमें भी यही है कि आप अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि आई और जे जो नोड्स हैं उनमें लिंक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मैं ith नोड का फीचर वेक्टर उठाता हूं जो हिडन रिप्रेजेंटेशन है, jth नोड की भी हिडन रिप्रेजेंटेशन उठाता हूं, और इनको किसी और उनके दरमियान अगर कोई एज के फीचर, चले मैं इसकी डिटेल में नहीं गया, पर उनके दरमियान भी कोई एज फीचर्स भी हो सकते हैं। ये तो थे नोड फीचर्स, ये और ये दोनों, ये तो नोड्स के फीचर्स थे, हर नोड का अपना। लेकिन नोड्स के दरमियान अगर एज के फीचर्स भी हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, आपकी मॉडलिंग पे डिपेंड करता है। हमने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है कि आई और जे के इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन और आई और जे के की कोई जॉइंट इंफॉर्मेशन जो है आपके पास, सारा कुछ यूज करें, फिर से किसी फंक्शन में से गुजारें। वो फंक्शन कोई प्रोबेबिलिटी दे देगा प्रॉब्ली कि इनमें एज होने के कितना चांस है, इनमें एज होने ना होने का कितना चांस है, होने का कितना चांस है, एंड सो ऑन। और उसकी बेस पे फॉर एग्जांपल फेसबुक जो है वो रिकमेंड कर देगा कि जी फलां को फ्रेंड होना चाहिए फलां, ठीक है। तो ये 3 किस्म की यूजुअली ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं। ऑफ कोर्स ग्राफ्स की तो बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं, पर ये यूजुअली इन 3 प्रॉब्लम्स को मेंशन किया जाता है, और इन पे बड़ी अच्छी सक्सेस मिली है लोगों को। सो वन इज हर नोड को क्लासीफाई कर लें, सेकंड पूरे ग्राफ को क्लासीफाई कर लें, थर्ड
ग्राफ में इंडिविजुअल नोड्स के बीच में लिंक्स प्रिडिक्ट करें, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कितना चांस है होने का। ओके, यहाँ तक कोई सवाल जी? ओके, आगे चलते। अभी हम ना कुछ एग्रीगेशन के तरीके देख लेते हैं। मैं हमेशा कहता था कि बस नेबर्स को लें, नेबर्स की इंफॉर्मेशन को ऐड कर लें, एवरेज कर लें, मिन ले लें, मैक्स ले लें, और इसको एग्रीगेशन कह देता था। वेल, एग्रीगेशन के कुछ ट्राइड टेस्टेड कुछ मेन तरीके एग्जिस्ट करते हैं। यानी वनीला एग्रीगेशन से अब मैं हटने लगा हूं। वनीला एग्रीगेशन तो ये है, नेबर्स उठाएं, एवरेज कर दें, ये है वनीला एग्रीगेशन। थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड एग्रीगेशन इस तरह की हो सकती है कि आप, जैसे आपके पास ये नोड बी है, और नोड बी के ये नेबर्स हैं ए डी सी ई। आपने आपके पास कुछ वेट्स हैं, यानी एक्स बी और एक्स ए के बीच में एक ख़ास वेट है, उस वेट की वैल्यू है सी सब बी ए। एक्स सी को जब आपने यूज़ करना है, जब आप कहते हैं ना सारों को देखो और सारों से इन्फॉर्मेशन लो, तो इन्फॉर्मेशन कौन ले रहा होता है? बी है जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, इसलिए सारे जो एरोज हैं ये बी की तरफ पॉइंटेड है। तो सी ने जब इन्फॉर्मेशन भेजनी है बी को, तो वो इन्फॉर्मेशन सी बी सी से मल्टीप्लाई होगी। जब ई ने बी को इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन मल्टीप्लाई होगी सी सब बी ई से, एंड सो ऑन। तो ये कुछ वेट्स हैं, ये लीनियर कॉम्बिनेशन के वेट्स हैं। रियली अब मैं सिर्फ लीनियर कॉम्बिनेशन करूँगा। तो इसको कहते हैं कॉन्वोल्यूशनल लेयर, यानी ये ग्राफ कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क में ये वाली एग्रीगेशन हो रही होती है। सो आप लोग अगर थोड़ा सा देखें ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स को, तो यू विल सी दिस टर्म ग्राफ GCN, राइट? इट्स अ ग्राफ कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क। तो ग्राफ कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क ये चीज़ है जिसमें आपने जब नेबरहुड्स को लिया है, तो नेबरहुड्स की लीनियर कॉम्बिनेशन ली है यूजिंग सम वेट्स सी। और अगर मैथमेटिकली देखना है आपने, तो आपका एग्रीगेशन जिस तरह से भी हो रही है, सम, मैक्स, मीन, मिन, व्हाटएवर, लेकिन उस एग्रीगेशन में मैं नेबर्स के फीचर्स यूज कर रहा हूँ ना, नेबर्स की कोई ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, बस मैं उनको डायरेक्टली यूज करने की बजाय उनको इन वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा पहले, ठीक है? तो इट्स जस्ट अ लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर मैं सम कर रहा होता, अगर ये एग्रीगेशन में सम होता, तो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो रही है। और ये वेट्स क्या होने चाहिए? CIJ ओरिजिनल जो 2017 में पेपर था इनका GCN का, उन्होंने इन वैल्यूज़ को फिक्स्ड रखा था और वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स से डिराइव की हुई थी, ठीक है? मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, हमें डिग्री का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। हम जा सकते हैं, इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, हम जा सकते हैं। तो अगर आप सवाल करेंगे, मैं कोशिश कर लूँगा कि उसकी डिटेल में जाऊँगा। लेकिन जो ओवरऑल आइडिया वो ये है कि मेरे पास ग्राफ का एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, और उस एडजेसेंसी मैट्रिक्स की बेस पे एक खास सिंपल एक फॉर्मूला है जो ये वाले वेट्स कंप्यूट कर लेता है कि एक्स बी जब बन रहा है, एच बी जब बनेगा, हिडन स्टेट एट बी, तो एक्स ए या एच ए को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है? ये हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स से इंफॉर्मेशन डिराइव कर लेते हैं और वो हमारे ये वेट्स बन जाते हैं और ये फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है?
एक सवाल यहाँ पे उठता है कि ये लर्न क्यों नहीं कर लिए हमने वेट्स, फिक्स्ड क्यों रख रहा हूं मैं ये सवाल आप लोगों से पूछता हूँ। क्या अच्छा नहीं होता अगर हम लर्न कर लेते ये वेट्स? जहां इतनी चीजें लर्न कर रहे हैं, पूरे नेटवर्क के नेटवर्क लर्न करते हैं, हजारों लाखों करोड़ों पैरामीटर्स हम लर्न करते हैं, तो ये भी पैरामीटर्स हम लर्न कर लेते, इसमें क्या मसला था? कितने हैं? 1 2 3 4 5 पैरामीटर्स हैं इस छोटे से बी के, तो लर्न क्यों ना कर लें? मेरा आपसे सवाल है। एनीवन? सर जरूरी तो नहीं है 5 ही रहें। जिस तरह से सोशल मीडिया नेटवर्क की अगर बात करें तो ठीक है, हमारे मतलब थाउजेंड्स में भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो तो वो उस केस में ये थाउजेंड्स में होंगे। तो ठीक है, इसके 5 हैं, इसके 5 लर्न कर लें, किसी के 1000 हैं, उसके 1000 लर्न कर लें, मसला क्या है? मसला ये कि ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब ग्राफ्स बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है कंप्लीट ग्राफ? आई थिंक कंप्लीट ग्राफ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कंप्लीट ग्राफ ऑफ n वर्टिसेस, यानी सेट v का जो साइज है वो n है, अगर हर वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड है, कंप्लीट ग्राफ जिसे कहते हैं, फुली कनेक्टेड, हर कोई हर एक से कनेक्टेड है, तो उसके अंदर जो एजेस का सेट है उसका साइज, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये n इंटू n-1/2 होता है, यानी ऑर्डर n स्क्वायर। ठीक है, तो एजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। यानी अगर लेट्स से सोशल नेटवर्क का ग्राफ, लेट्स से इट्स 1000 पीपल या 10,000 पीपल कर दें, तो ये जो एजेस हैं ये 10,000 स्क्वायर होंगी। ठीक है, और इतने सारे आपको पैरामीटर्स अब लर्न करने पड़ेंगे कि हर एज के लिए एक वेट है, हर एज के लिए एक वेट है, तो इतने आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो ओरिजिनल पेपर जो था उसने ये प्रॉब्लम अवॉइड की, उसने कहा कि बस फिक्स कर लो और वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स से डिराइव हो जाती हैं, कुछ चीज़ें वो रीजनेबल हैं, वो अच्छा काम कर लेती हैं। ठीक है, so this is what a graph convolutional network is। इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ जो वनीला ग्राफ न्यूरल नेटवर्क था उसमें हमने एग्रीगेशन के अंदर जो डायरेक्ट एग्रीगेशन करते थे फाई ऑफ एक्स जे की, उसकी बजाय हर फाई ऑफ एक्स जे को एक वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, सी आई जे से। दैट्स इट, इसको ग्राफ कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क कहते हैं। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? सर अगर ये फिक्स वैल्यू है तो उन्होंने कोई इसकी ग्लोबली एक्सेप्टेड वैल्यू नहीं दी थी? नहीं, वैल्यू नहीं दी थी, फॉर्मूला दे दिया था, ये डिराइव कर सकते हैं आप। ठीक है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स है बेसिकली, बस ये आप देखते हैं कितने नेबर्स हैं और वो नेबर्स से डिवाइड भी कर देते हैं नंबर ऑफ नेबर्स से एंड सो ऑन। एडजेसेंसी मैट्रिक्स से डिराइव हो जाता है। ठीक है, मैं इसकी डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा। एक और लेयर होती है, इसे कहते हैं अटेंशन लेयर, और इसकी बेस पे बनता है समथिंग कॉल्ड ग्राफ अटेंशन नेटवर्क। लेकिन उसको GAN नहीं कहते, क्योंकि GN क्यों नहीं कहा होगा? क्योंकि गैन्स ऑलरेडी होता है, गैन्स तो टेकन है, तो इसको उन्होंने GAT कहा, ग्राफ अटेंशन नेटवर्क्स। इसमें भी एग्जैक्टली वही काम हो रहा है जो पहले हो रहा है,
सिर्फ नोटिस करें, ये आप देख लें कि वही है कि ith नोड की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे आ रही है। एक नॉन लीनियर फंक्शन है और एग्रीगेशन है, और एग्रीगेशन किन की है, नेबर्स के साई ऑफ एक्स की, और फिर इसी तरह लीनियर कॉम्बिनेशन हुई हुई है। लेकिन तो मैं इसको CIJ क्यों नहीं कह दिया, ये तो बिल्कुल पिछली स्लाइड है, नहीं, ये तो बिल्कुल पिछली स्लाइड वाली बात हो रही है। वहां CIJ कह रहा था, जहां अल्फा IJ कह दिया, C कह देता। अल्फा इसलिए कह रहा हूं कि अब ये अटेंशन वेट्स है अल्फा IJ, और अटेंशन वेट से मतलब ये कि जब ith नोड अपनी रिप्रेजेंटेशन बना रहा है तो वो अपने नेबर्स से इंफॉर्मेशन लेता है, और किस नेबर को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, किस नेबर पे कितना फोकस करना है, किस नेबर पे कितना अटेंड करना है, वो इन अल्फा IJ वैल्यूज में इनकोडेड होगा, छुपा होगा। ठीक है। अब CIJ से फर्क क्यों है, ये जो कन्वोल्यूशन वाले थे वो फिक्स थे, ये लर्नेबल है, तो ये लर्नेबल वेट्स। और अभी तो मैंने कहा था कि लर्न क्यों करना, लर्न करेंगे वो तो बहुत ज्यादा, हर एज के वेट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो हम हर एज का डायरेक्ट ये वेट नहीं लर्न करते, हम एक अटेंशन मैकेनिज्म के थ्रू ये अल्फा IJ पे पहुंचेंगे, उस अटेंशन मैकेनिज्म के कोई वेट्स होंगे वो लर्न कर लेंगे। नाउ लेट्स सी अल्फा IJ कैसे आ रहा है। अल्फा IJ ऐसे आ रहा है। फर्स्ट आई डिफाइन समथिंग कॉल्ड AIJ, जो ऐसे बनता है, मैं नोड I का फीचर वेक्टर लिया और मैंने नोड J का फीचर वेक्टर लिया, मैंने इनको ऊपर नीचे कंकैटिनेट कर दिया, मेरे पास एक मैट्रिक्स है WA, ये अटेंशन वेट्स का मैट्रिक्स है, अटेंशन वेट्स का मैट्रिक्स, और ये लर्नेबल है। ठीक है, ये लर्नेबल है। मैंने दोनों नोड्स के फीचर वेक्टर्स को कंकैटिनेट किया, ट्रांसफॉर्म किया यूजिंग अटेंशन वेट्स, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद मेरे पास ये AIJ's वैल्यूज आ गई होंगी। ठीक है, या और सो ओके मैं लिख देता हूँ। सो ये वैल्यूज जो आई होंगी ये आ गई होगी मेरे पास AI1, AI2, जितने भी ith नोड के नेबर्स थे ना उतने लेट्स से 5 नेबर थे जिस तरह इस एग्जांपल में, तो ये 5 के 5 आ गए। वेल इनको सॉफ्टमैक्स में से गुजार दें, इनके ऊपर सॉफ्टमैक्स लगा दें, तो अगर मैं इन सारी AIJ वैल्यूज के ऊपर सॉफ्टमैक्स लगा दूंगा तो मेरे पास प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी, 0 से 1 तक इनकी वैल्यूज होंगी अल्फा IJ की, और इनका सम 1 होगा। तो ये तो अटेंशन वेट्स हैं कि मैंने कितनी इंपॉर्टेंस देनी है अपने हर नेबर को, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ठीक है, सो दैट्स वेरी सिंपल, ऑल आई नीडेड टू डू वाज कि मैं ये AIJ निकालने वाला कोई वेट्स लर्न कर दूं। सो जो लर्न हो रही है चीज वो WA है, दैट्स इट, WA लर्न हो रहा है सिर्फ। ठीक है, लेकिन ये WA हर नोड के लिए लर्न हुआ है। ये जो इनफैक्ट मे बी मुझे ये जो W मैंने लिखा है ना, बेहतर होता कि मैं इसको मैं WI कहता, कि ये अटेंशन वेट्स हैं फॉर नोड I,
हर नोड के अपने अटेंशन वेट्स होंगे, हर नोड के, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं या मे भी मुझे केयरफुली बनाना चाहिए था, और ज़्यादा केयरफुली बनाना चाहिए था, रियली बेहतर नोटेशन ये होती कि मैं इसको वेक्टर ए आई कहता, वेक्टर ए आई, और ये ऐसे बनता मैट्रिक्स डब्ल्यू आई, और यहाँ पे एक्स आई और एक्स जे वेक्टर्स होते हैं। इस मैट्रिक्स डब्ल्यू आई में जितनी भी रोज थी, इस मैट्रिक्स डब्ल्यू आई में इनफैक्ट मैं 5 रोज रखता, ठीक है। तो ये 5/2 इंटू जो भी x की डिमेंशन थी, मुझे नहीं याद मैंने अपनी इनपुट्स की डिमेंशन स्लाइड्स के शुरू में क्या रखी थी, k कहा था मैंने, k डिमेंशनल है इनपुट्स। तो अगर मैं एक्सेस पे ऑपरेट कर रहा हूँ, 2 x आ गए मेरे पास, तो w के कॉलम्स 2 इंटू k होने चाहिए, और w की रोज 5 हैं, क्योंकि मैं a के अंदर 5 नोड्स की अटेंशन कंप्यूट करनी है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो ये ए आई में 5 नंबर्स निकल आएंगे, और उनके ऊपर भी मैं सॉफ्ट मैक्स लगा दूंगा, ठीक है, उनके ऊपर सॉफ्ट मैक्स लगा दूंगा। एंड दैट्स अटेंशन वेट्स। ऑल आई नीड टू लर्न इज दिस मैट्रिक्स डब्ल्यू आई, पर ये हर नोड के लिए अलग लर्न हो रहा होगा, हर नोड के लिए अलग, ठीक है जी। इससे हुआ ये कि मैं वो जो नंबर ऑफ एजेस का प्रॉब्लम था ना, जो क्वाड्रेटिक ग्रोथ थी जिनकी, नंबर ऑफ एजेस की, उससे मैं बच जाता हूँ। मैं हर एज के लिए कोई वेट्स या वो लर्न नहीं कर रहा, हर नोड के लिए कर रहा, तो इट्स लीनियर इन एन, ठीक है, ओके। सो ग्राफ अटेंशन नेटवर्क्स पे कोई सवाल? ये आगे चलें। आगे चलते हैं। जो सबसे ज्यादा जनरल फॉर्म है ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स की, उन्हें कहते हैं मैसेज पासिंग नेटवर्क्स, एमपीएन, मैसेज पासिंग नेटवर्क्स। और ये भी सारा वही फ्रेमवर्क है। आपने जब ith नोड की रिप्रेजेंटेशन बनानी है, तो आपने फिर से वही किया, आपने नेबरहुड को देखा और नेबरहुड को एग्रीगेट किया। लेकिन एग्रीगेट किन चीजों को किया? पहले आप एग्रीगेट करते थे साई ऑफ एक्स जे को, कभी कभी डायरेक्ट उठा लेते थे, यानी पहले था कि जैसे 1 से मल्टीप्लाई कर दे, डायरेक्ट उठा लेते थे। कभी कभी आप सी आई जे से मल्टीप्लाई कर लेते थे, कभी आप अटेंशन वेट से मल्टीप्लाई कर लेते थे, जिसके अंदर सी आई जे 1 तो चले बस डायरेक्ट उठा लिया मैंने। सी आई जे में सी आई जे आ रहा था आई को देख के भी और जे को देख के भी एडजेसेंसी मैट्रिक्स में, तो यहां पे दोनों नोड्स का कोई ताल्लुक था। अल्फा आई जे भी एक्स आई को भी इसने देखा, एक्स जे को भी इसने देखा, उस बेस पे अल्फा आई आया था, ठीक है। लेकिन जो चीज पास हुई है ना, अगर मैं पिछली स्लाइड्स पे जाऊं, जो स्टैंडर्ड नेटवर्क था उसमें जो चीज पास हुई है मल्टीप्लाई होने के बाद, मल्टीप्लाई तो सी बी से हुआ है, लेकिन जो वेक्टर आ रहा है वो एक्स ए था। इसी तरह ये स्केलर सी बी डी से मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन जो वेक्टर आया है वो एक्स डी था। यानी वेक्टर वही है जो उस नोड पे पड़ा था, नेबर का जो भी वेक्टर था वही पास हुआ। अटेंशन पे आ जाएं, अटेंशन में आपने मल्टीप्लाई तो किया अटेंशन वैल्यू से, लेकिन वेक्टर कौन सा पास हुआ है? वो वही जो नोड के ऊपर पड़ा था, नोड का वेक्टर ही पास हुआ,
मल्टीप्लाई भले आपने एक अटेंशन वेट से किया था। तो ये जो सॉलिड एरोज हैं ये बता रहे हैं कि एक पूरा वेक्टर कौन सा पास हो रहा है, और ये जो डैश्ड एरोज है ये तो अटेंशन की बात कर रहे हैं कि वो स्केलर क्या है जिससे मल्टीप्लाई करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन के वेट्स, वो डैश्ड एरो है। मैसेज पासिंग नेटवर्क में देखें, अब नोट करें कि ये जो एक्स ए वेक्टर था जो उस नोड पे पड़ा था, इससे कोई सॉलिड एरो नहीं आ रहा। मैं नोड का फीचर नहीं पास करूंगा कभी भी, मैं उस नोड का फीचर, नेबर का जो नोड है उसके फीचर नहीं पास कर रहा। अब हम कर ये रहे हैं, हम एक एक्स आई और एक्स जे दोनों को किसी फंक्शन में से गुजारते हैं, और इस फंक्शन का जो रिजल्ट है वो एक वेक्टर है, और वो वेक्टर हम एग्रीगेट कर लेते हैं। तो यहां पे मैंने ये साई जो फंक्शन था ना, जो कि एक न्यूरल नेटवर्क हो सकता है, वो एक्स आई को भी देख रहा है, एक्स जे को भी देख रहा है, और आउटपुट एक स्केलर नहीं कर रहा हो। साई जो फंक्शन है वो वेक्टर आउटपुट कर रहा है, और यहाँ पे ये वो वेक्टर को मैं m यानी मैसेज कह रहा हूँ कि दिस इज द मैसेज दैट B सेंड्स टू A। सिमिलरली दिस इज द मैसेज, नहीं सॉरी, दिस इज द मैसेज दैट B receives from A. Similarly, this here is the message that B receives from D. This is the message that B receives from E, B receives from C, B receives from B itself. तो मैं बस एक नेटवर्क में से गुजार के स्केलर आउटपुट करने की बजाय वेक्टर आउटपुट करने वाला नेटवर्क एक सीखता हूँ। उसके कोई पैरामीटर्स होते होंगे, वो नेटवर्क पूरा लर्न करता हूँ। वो हमेशा मुझे बता देगा कि अच्छा अगर बी वाला ये वेक्टर था एक्स बी और नेबर में ये वेक्टर था एक्स ए, तो इधर से इधर जो मैसेज आना चाहिए वो मैं तुम्हें बता देता हूँ आउटपुट करके वो क्या मैसेज होना चाहिए। ठीक है, और वो वेक्टर मेरे पास आ गया। अब हर नेबर से जितने भी ये ग्रीन नोड्स जो बन रहे हैं, ग्रीन नोड्स वो हैं जो मैसेज पास हुए हैं हर नोड से, मैं बस उनको एग्रीगेट कर लेता हूँ, और फिर इन एग्रीगेटेड चीज़ को मैं एक नॉन लीनियरिटी में से गुजारता हूँ, और मेरे पास एच सब आई आ जाता है, यानी ये जो एक्स बी की जगह अब एच बी एक नया आ गया होगा। ठीक है, ये जो मैंने कहा है ना कि एक्स बी की जगह एच बी एक नया आ गया होगा, इसे कहते हैं अपडेट। कि मैंने अपडेट कर दिया मेरे नोड पे, पहले नोड को रिप्रेजेंट करने वाला जो फीचर वेक्टर था वो एक्स बी था, लेकिन अब उसी नोड को रिप्रेजेंट करने वाला जो फीचर वेक्टर है वो एच बी है। सो दैट्स एन अपडेट। और अपडेट, टेक्निकली अपडेट में तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम ये एग्रीगेट और अपडेट ये दो स्टेप्स रहता रखते हैं कि जब भी आपका नया हिडन स्टेट जब आप कहते हैं उसको आप अक्सर ऐसे लिख देते हैं कि इट्स एन अपडेट स्टेप, यानी पहले एक एग्रीगेशन होती है नेबरहुड पे। ठीक है, एग्रीगेट करें नेबरहुड पे जे सबसेट, सो नेबर्स पे एग्रीगेट करें, और जो भी एग्रीगेशन का रिजल्ट आता है उसको किसी नॉन लीनियरिटी में से गुजार दें, उसको हम कहते हैं हमने अपडेट कर दिया एक स्टेट। ठीक है, तो ये ब्लूप्रिंट है, दिस इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स। सो मैंने मैसेज पासिंग नेटवर्क में भी यही किया, एग्रीगेट किया नेबरहुड इंफॉर्मेशन, और मैंने फिर अपडेट कर दिया उस नोड का फीचर वेक्टर एच आई आ गया। ग्राफ अटेंशन नेटवर्क में भी यही था, मैंने एग्रीगेट किया और फिर अपडेट कर दिया। ग्राफ कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क में भी यही था, मैंने एग्रीगेट किया नेबरहुड की इंफॉर्मेशन को और फिर मैंने अपडेट कर दिया नोड आई का स्टेट। तो ये एग्रीगेट और अपडेट, दैट्स द ब्लूप्रिंट ऑफ ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स।
यहां तक कोई सवाल जी? नो क्वेश्चंस? नो सर। ओके, इस ब्लूप्रिंट को विजुलाइज भी कर लेते हैं। हाँ नहीं, इनफैक्ट हम मल्टी लेयर, लेट्स गो टू मल्टी लेयर ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स। अभी तक क्या हुआ था? अभी तक ये हुआ था कि मेरे पास कोई ग्राफ है, उसके पास जो इनपुट में आपने मुझे फीचर्स दिए थे कि इस नोड के ये फीचर्स हैं, इस नोड के ये फीचर्स हैं, इस नोड के ये हैं, इसके नोड हैं, ये तो इनपुट में थे। जब मैंने उनको ग्राफ न्यूरल नेटवर्क में से गुजारा, अभी तक जिसको हम कह रहे थे ग्राफ न्यूरल नेटवर्क में से गुजारे हैं आप, वो यही था कि नोड आई की जो रिप्रेजेंटेशन बनेगी वो ऐसी आनी थी कि हम नोड आई के नेबरहुड को देखते थे और उसके नेबरहुड में जो भी फीचर वेक्टर्स थे एक्स जे, उनको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाते थे, साइज स्पेस में ले जाते थे और वहां जाके एग्रीगेट कर लेते थे सारे नेबर्स को, और उसके बाद हम किसी नॉन लीनियरिटी में से गुजारते थे और हम कहते थे कि ये मेरे पास नोड आई का नया फीचर वेक्टर आ गया है। और ये हम हर नोड आई के साथ कर लेते थे, हर एक के साथ। जब सबके साथ कर लेंगे तो होगा ये कि मेरा ये ग्राफ जो पहले एक्स स्पेस में था, इसको लिख देता हूं, ये एक्स स्पेस में था, इस पहली इक्वेशन से गुजरने के बाद मेरा ग्राफ एच स्पेस में चला जाएगा और एक्स स्पेस जो है ये के डिमेंशनल हो सकती है कि मेरे फीचर वेक्टर्स के डिमेंशनल वेक्टर्स थे। एच स्पेस आपकी हो सकता है एम डिमेंशनल हो, हर एच जो है ये इसका साइज एम नंबर्स का हो। लेकिन ये काम मैं बार बार कर सकता हूं। अब मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ये मेरा इनपुट ग्राफ था। अगर इसको एक्स स्पेस मानने लग जाऊं मैं कि ये मेरा इनपुट ग्राफ है, तो फिर तो मैं एक और जीएनएन इस पे अप्लाई कर सकता हूं, यानी ये लेयर्स में काम हो सकता है। ठीक है, तो मैं ये जो एच स्पेस को अब मैं एच स्पेस नहीं कहता, अब मैं इसको कहता हूं ये H1 स्पेस है, कॉरस्पॉन्डिंग टू लेयर 1, यानी फर्स्ट हिडन लेयर। ये फर्स्ट हिडन लेयर में रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ की। इसके ऊपर मैं एक और जीएनएन अप्लाई कर सकता हूँ या एक और लेयर अप्लाई कर सकता हूँ, जिससे फिर से अपडेट हो जाएंगे। ये H2 स्पेस कह देता हूँ इसको, सेकंड लेयर वाली हिडन स्पेस या सेकंड हिडन लेयर की स्पेस, और इसका साइज फर्क हो सकता है। लेट्स से क्यू कह दें, क्यू डिमेंशनल इसमें वेक्टर्स हैं, तो हर एक के साइज फर्क हो सकते हैं। हो सकता है मैं बहुत बड़ी स्पेस में चला जाऊं, हो सकता है मैं बहुत छोटी स्पेस में प्रोजेक्ट कर दूं हर चीज़ को। लेकिन ये ना नोटिस के H2 की जो इक्वेशन है, HI ऑफ लेयर 2, ये बिल्कुल वैसे जैसे पहले काम कर रहे थे। हमने ये अपडेट करना है HI एट लेयर 2। इनपुट में लेयर 1 वाली चीज़ें गई हैं, ब्लू, जिसको अब एक्स जे की बजाय एच जे अब जा रहा है, लेकिन मैं सारों को एग्रीगेट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं किसी नॉन लीनियरिटी से गुजार के अपडेट कर देता हूँ। मेरे पास ith नोड का एक और अपडेट आ गई है, अपडेट एट लेयर 2, एंड दिस कैन कंटिन्यू, जितनी मर्जी लेयर्स ऐड करते हैं। तो मल्टी लेयर नेटवर्क्स आ गए हैं आपके पास, न्यूरल नेटवर्क्स, जो इमेजेस और वेक्टर्स पे ऑपरेट करने की बजाय ग्राफ्स पे ऑपरेट कर रहे हैं इन मेनी लेयर्स। सही। और ये वैसे करना क्यों जरूरी होगा? ये इसलिए जरूरी होगा मल्टीपल लेयर्स, क्योंकि ये जब आप कहते हैं, लेट्स से आपके पास इस तरह का ग्राफ है कोई, let's pick this node.
ये जो शेडेड है ब्लू, इस नोड के नेबर्स कौन से हैं? इस नोड के नेबर्स ये वाले हैं। अग्रीड? यस सर। जब आप, और लेट्स से ये अभी एक्स वाली स्पेस में अभी हम हैं, जब आप एक्स वाली स्पेस से एक्स आई से एच आई में जाएंगे, लेयर 1 भी कह देता हूं मैं, तो ये ब्लू नोड ने किस किस से इंफॉर्मेशन बोरो की होगी? ब्लू नोड ने सर उन चारों से और अपने आप से। चारों से और अपने आप से। ग्रेट। यानी ग्राफ में जो इससे दूर चीजें पड़ी हैं, ये तो 1 हॉप नेबरहुड है, इसने अपने 2 हॉप नेबरहुड से कुछ नहीं उठाया, 3 हॉप नेबरहुड से कुछ नहीं उठाया। अपने से दूर जो इसकी चीजें हैं वहां से इंफॉर्मेशन कोई नहीं इसकी तरफ प्रोपगेट हो रही, बिल्कुल भी। लेकिन अगर आपके ग्राफ में कोई लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज है, या लॉन्ग टर्म कहना चाहिए, या कोई डिस्टेंट डिपेंडेंसीज है, या आप वो इंफॉर्मेशन प्रोपगेट करना चाहते हैं कि फलां नोड पे अगर कोई हरकत होती है तो दूसरा नोड दूर जो पड़ा है वो कितना इफेक्ट होता है उससे या नहीं होता, यानी वाई इज के हम 1 हॉप में ही देख रहे हैं हर चीज को। जब आप ये करते हैं ना, एच आई से, इसको रेड में कर देता हूं, एच आई से जब जैसे ही आपने ये किया ना, एच आई ऑफ लेयर 2, नाउ information is propagating from further away as well. Let me explain how. इस नोड की बात कर लेते हैं, ऑरेंज वाले की। जब आपने लेयर 1 में काम किया था तो लेयर 1 में आपने सारे अपडेट कर दिए थे, रिमेंबर? ये लेयर 1 के अंदर H1 भी अपडेट है, H2 भी अपडेटेड है, H3 भी अपडेटेड है, H4 भी अपडेटेड है। ऑल नोड्स हैव बीन अपडेटेड जब आप लेयर 1 में से गुजरते हैं। इसका मतलब है कि ये जो ऑरेंज है ये अपडेट हो चुका है। जब मैं लेयर 1 का काम खत्म कर दिया तो ऑरेंज वाला अपडेट हो गया है। ओके, ऑरेंज वाला किस बेस पे अपडेट हुआ होगा? किनको देख के अपडेट हुआ होगा? सर 4 मिनट नहीं, सिर्फ वो मिडिल वाले के साथ। ऑरेंज वाले ने इसको देखा होगा, इसको देखा होगा, इसको देखा होगा और अपने आप को देखा होगा। यस, ऑरेंज की अपडेट में ये 4 नहीं होंगे? यस सर। ग्रेट। सो मुझे यहां पे ऑरेंज में ही लिखने दें फिर कि ये ऑरेंज वाले का एच जे आ गया होगा लेयर 1 की बारी, और ये इस 1 हॉप वाले नेबरहुड के बाहर भी चीजों को देख रहा है। ऑरेंज अपने आगे वालों को देख रहा है। ओके, देख चुका है एट टाइम 1। और अब जब सेकंड लेयर की बारी आएगी तो हाँ, सेकंड लेयर की बारी, ये जो ब्लू वाला न्यूरॉन है, अगेन आयत वाला न्यूरॉन कह रहा हूं, वर्टेक्स है जिसको हम आयत वाला कह रहे हैं, ये किसको देखेगा? लेयर 2 की बारी आय वाला किसको देखेगा? अब इन्हीं 5 को ना, इस 1 हॉप में जो 5 है, इसका मतलब है तब वो ये ऑरेंज को भी देखेगा। और ये ऑरेंज जब बना था तो ऑरेंज 1 हॉप से बाहर चीजों को देख चुका था, यानी ऑरेंज में अपने नेबरहुड से इंफॉर्मेशन कुछ प्रोपगेट हुई थी। इन द सेकेंड लेयर ऑरेंज के अंदर अपने बाहर की चीजों की इंफॉर्मेशन आ चुकी है, और अब सेकेंड लेयर में जब ये एच आई बनेगा ब्लू वाले वर्टेक्स का, उसके अंदर ऑरेंज से इंफॉर्मेशन आएगी। ऑरेंज के अंदर अपने बाहर की समरी मौजूद है।
वो समरी इस ब्लू को मिल जाएगी। तो अगर जब मैं लेयर्स बढ़ाता हूं तो रियली व्हाट आई एम डूइंग इज व्हेन आई इंक्रीज माय लेयर साइज I am actually increasing my wait गलत हो गया। सेकेंड लेयर की बारी इंफॉर्मेशन मेरे पास यहां से आ गई होगी। ये 2 हॉप जो नेबरहुड है ना, 2 हॉप, ये मैं सिर्फ ब्लू वर्टेक्स की बात कर रहा हूं। ब्लू वर्टेक्स का 1 हॉप नेबरहुड ये था, और इसको लिख देते हैं, ये 1 हॉप नेबरहुड था और ये वाला 2 हॉप नेबरहुड था। पहली लेयर में ब्लू ने अपने 1 हॉप नेबरहुड से इंफॉर्मेशन बोरो किया या शेयर की है, जबकि सेकेंड लेयर की बारी इंफॉर्मेशन 2 हॉप नेबरहुड से आ गई मेरे पास। सो अगर आप अपने ग्राफ में डिस्टेंट रिलेशनशिप्स या हॉप्स की अगर बात करें तो मल्टीपल हॉप्स से इंफॉर्मेशन को प्रोपेगेट करना चाहते हैं तो आपको लेयर्स बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ओके, एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके, अब इसकी कुछ सिंपल एग्जांपल एक देख लेते हैं। मेरे पास एक मल्टी लेयर ग्राफ न्यूरल नेटवर्क है, 3 लेयर्स हैं उसमें, 3 लेयर्स, और ये वनीला ग्राफ न्यूरल नेटवर्क है। यानी इसके अंदर कोई फैंसी कॉन्वोल्यूशन नहीं हो रही, अटेंशन नहीं हो रही, मैसेज पासिंग नहीं हो रही, सिंपली मैं एवरेज कर रहा हूं। जो एग्रीगेशन जिसे कहते हैं वो मैं नेबरहुड की एवरेजिंग कर रहा हूं। ठीक है, नेबर्स की एवरेजिंग हो रही है। ये कैसे चलेगा? मेरे पास शुरू में इनपुट ग्राफ आया, उसके फीचर्स आए, मैंने पहली लेयर के बाद उस ग्राफ के हर नोड को H1 स्पेस पे मैप कर दिया, सेकेंड लेयर के बाद H2 स्पेस में मैप कर दिया, और फाइनली थर्ड लेयर जो है ये आउटपुट लेयर है, ये हर नोड को आउटपुट स्पेस के पे मैप कर देगी, y1, y2, y3, y4। ये वेक्टर्स हो सकते हैं, स्केलर्स हो सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं, पर हर नोड आउटपुट स्पेस पे मैप हो गया है। सो एट द एंड ऑफ द डे मैंने x स्पेस से उठ के y स्पेस में चीज़ों को ले आया। अगर आपने ट्रेनिंग करनी है तो इस y स्पेस को t स्पेस वाले वेक्टर्स यानी टारगेट वेक्टर्स के साथ कंपेयर कर लें, लॉस फंक्शन बना लें, ट्रेनिंग कर लें। और यहाँ पे मैंने किया क्या है, मैंने सबसे पहला काम ith नोड का, जब मैं अपडेटेड वेक्टर निकालना चाह रहा हूँ तो मैंने ith नोड के नेबर्स उठाए, उन नेबर्स की स्टैंडर्ड एवरेज की, सम किया सारे नेबर्स के वेक्टर्स को, एक्सचेज को, और नंबर ऑफ नेबर्स से डिवाइड कर दिया। इसे तो एवरेजिंग कहते हैं। तो मैंने एवरेज कर ली, और ये एवरेजिंग जो है, पहले जो हम टर्म यूज कर रहे थे एग्रीगेशन, तो हमारी नेबर्स की एग्रीगेशन स्टैंडर्ड एवरेजिंग से हो रही है। इस पॉइंट पे, बल्कि यहां पे कह देता हूं कि ये एवरेजिंग हुई है या एग्रीगेशन हुई है, और इससे मेरे पास एक वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे वेक्टर्स की एवरेज थी, सिंगल वेक्टर। मैं इसको एग्रीगेटेड वेक्टर कह देता हूं। इस वेक्टर को मैं लीनियरली ट्रांसफॉर्म कर देता हूं। एक मैट्रिक्स है W1, वो इस वेक्टर को लीनियरली ट्रांसफॉर्म कर देगा, और जितनी भी W में रोज हैं, अगर W में कैपिटल M रोज हैं
तो ये एक्स स्पेस अगर के डिमेंशनल थी, फिर से वही बात लिख देता हूँ कि अगर ये के डिमेंशनल थी तो वो एग्रीगेटेड वेक्टर भी के डिमेंशनल था। मैं H1 स्पेस में जाता हूँ और अगर W के अंदर कैपिटल M रोज हैं तो मैं M डिमेंशनल स्पेस पे मैप कर दूंगा हर xi को। hi M डिमेंशनल वेक्टर्स होंगे। ओके फाइन, तो अब मेरे पास एक M डिमेंशनल वेक्टर यहाँ पे पड़ा है ब्रैकेट्स के अंदर। दिस होल थिंग इज जस्ट एन M डिमेंशनल वेक्टर। उसको मैं किसी नॉन लीनियर फंक्शन में से गुजार देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रीलू, tan h, सिग्मॉइड, व्हाटएवर। और इस पॉइंट पे मेरे पास एक M डिमेंशनल वेक्टर आ गया है और मैंने अपडेट कर दिया है। xi से के डिमेंशनल स्पेस से मैं hi पे चला गया हूँ जो कि M डिमेंशनल स्पेस में है। फाइन, सेकेंड लेयर क्या करेगी? सेकेंड लेयर एग्जैक्टली सेम काम करती है, वो भी i के नेबर्स पे गए, सम किया, डिवाइड किया नंबर ऑफ नेबर्स पे, यानी एवरेजिंग। लेकिन अब मैंने एक्स जे उठाने की बजाय वो ब्लू वाले एच जे, क्योंकि मैं H1 स्पेस में तो आ चुका था, तो मैंने वो उठा लिया और उनको एग्रीगेट कर लिया। एग्रीगेट करने के बाद एक वेक्टर आ जाएगा, उस वेक्टर को मैंने फिर ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के वेट्स हैं, पहली लेयर के अपने थे, दूसरी लेयर के अपने होंगे। और ये अगर क्यू डिमेंशनल है, लेट्स से H2 स्पेस, H2 स्पेस अगर क्यू डिमेंशनल है, इसका मतलब है कि जो W2 यहाँ पे पड़ा है इसका साइज होगा Q बाय M। ये W1 यहाँ पे पड़ा है, इसका साइज होगा M बाय कैपिटल K। ठीक है, फाइन। तो मेरे पास Q डिमेंशनल एक वेक्टर आ गया होगा और उसको मैं नॉन लीनियरिटी में से गुजारा और सेकंड अपडेट हो गई उसी आयत नोड में। हमेशा आयत नोड पे रह रहा हूँ, आयत नोड की सेकंड अपडेट हो गई है। ये एक और वेक्टर आ गया है क्यू डिमेंशनल स्पेस का। अब अगर मैं चाहूं कि मुझे आउटपुट चाहिए दो लेयर्स के बाद ही, तो मैं एक तीसरी लेयर लगाता हूं सॉफ्टमैक्स की, जिसमें मैं नोड आई की रिप्रेजेंटेशन एट टाइम सेकंड लेयर पे जो आई है उसको ट्रांसफॉर्म करता हूं W3 से। इसका साइज होगा जितनी भी आपकी क्लासेस हैं, आई डोंट नो, लेट्स से C क्लासेस हैं आपके पास, और HI का साइज Q था, तो ये C बाई Q का एक मैट्रिक्स होगा। और मेरे पास एक वेक्टर आ जाएगा इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, W3 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास C डिमेंशनल एक वेक्टर आ जाएगा, कैपिटल C, जितनी क्लासेस हैं उसको सॉफ्टमैक्स में से गुजारूंगा, वो प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। ठीक है, तो YI के अंदर प्रोबेबिलिटीज पड़ी होंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 गिवन। अगर तो मैं पूरा पीछे जाऊं तो मैं कहूँगा गिवन द होल ग्राफ रियली, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 गिवन। चलें यहाँ पे x1 भी कह देता हूँ या xi, पर रियली यू वर गिवन द होल ग्राफ। x1 भी था, x2 x3 सारे थे, और उन सबको देख के आप नोड आई की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं क्लास 1 में होने की, नोड आई की प्रोबेबिलिटी क्लास 2 में होने की, एंड सो ऑन, जितनी भी क्लासेस। यहां तक कोई सवाल जी? ये नोड क्लासिफायर है, हर नोड पे मेरे पास एक वेक्टर आ जाएगा ऑफ प्रोबेबिलिटीज। नोड 1 y1 आ जाएगा प्रोबेबिलिटीज, y2 प्रोबेबिलिटीज, y3 प्रोबेबिलिटीज, y4 प्रोबेबिलिटीज। एनी क्वेश्चंस? आगे चलें। यस सर। ओके, ये काम कर, लोग कितने हैं अभी? 4 लोग हैं अभी क्लास में। यस सर। एक काम करते हैं, अटेंडेंस क्विज ले लेते हैं।
सो हाउ डू आई थिंक मैं स्क्रीनशॉट कर सकता हूँ दैट्स एन अटेंडेंस क्विज या स्क्रीनशॉट कर लेते हैं ग्रेट Okay. Multi-layer. Okay, so this was an example of a 3-layer graphical neural network जो नोड्स को क्लासिफाई करता है. हम इसको चेंज कर सकते हैं, यानी हम पहले 2 लेयर्स यही रखेंगे. अब लेयर 1 भी H1 स्पेस, लेयर 2 H2 स्पेस, लेकिन जो 3rd लेयर है वो चेंज करने लगे. और अब हम नोड्स को क्लासिफाई करने की बजाय पूरे ग्राफ को क्लासिफाई करेंगे, विच मीन्स कि लेयर 3 में मेरे पास सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी वेक्टर निकलेगा. अब फिलहाल तो लेयर 3 में हर नोड के लिए प्रोबेबिलिटी वेक्टर निकल रहा था, मैं पूरे ग्राफ के लिए निकालना चाहता हूं. तो अब लेयर 3 में मेरे पास द ओनली चेंज नाउ इज दैट इन लेयर 3 मैं एक प्रोबेबिलिटी वेक्टर निकालता हूं पूरे ग्राफ के लिए. पहले 2 बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन एंड पे मैं सॉफ्टमैक्स करता हूं पूरे ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन पे. अब नोटिस कि मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, जब मैं पूरे ग्राफ के लिए कुछ प्रोबेबिलिटीज ला रहा हूं तो मैं फिर से एग्रीगेशन कर रहा हूं, क्योंकि देखिए मैं सम भी कर रहा हूं और फिर डिवाइड कर रहा हूं. सम कर रहा हूं सारे वर्टिसेस पे. अब मैं नेबरहुड को नहीं देख रहा, अब मैं पूरे ग्राफ को देख रहा हूं कि पूरे ग्राफ की जो रिप्रेजेंटेशन आ गई थी H2 वाली स्पेस में, तो मैं हर नोड पे जाता हूं, उसकी रिप्रेजेंटेशन का वेक्टर उठाता हूं, उन सारों को सम कर लेता हूं, फिर नंबर ऑफ नोड से डिवाइड कर लेता हूं, एवरेज आ गई मेरे पास. मैं H2 स्पेस में पूरे ग्राफ के सारे नोड्स की रिप्रेजेंटेशंस की एवरेज करता हूं, उस एवरेज को ट्रांसफॉर्म कर लेता हूं. ट्रांसफॉर्म वही है, अब जितनी भी क्लासेस थी मेरे पास, लेट्स से इधर भी C क्लासेस थी और Q डिमेंशनल H2 स्पेस थी. C बाई Q का एक वेक्टर है. ये तीनों लर्नेबल हैं. W1 मैंने लर्न करना होगा, W2 लर्न करना होगा, W3 लर्न करना होगा. बहरहाल W3 जो है वो C नंबर्स पे मैप कर देगा मेरे पूरे ग्राफ को. द होल ग्राफ विल बी मैप टू C नंबर्स, जिनको मैं सॉफ्टमैक्स में से गुजारूंगा तो मेरे पास Y के अंदर प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी ऑफ क्लास 1 गिवन माय ग्राफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 2 गिवन ग्राफ, so on, probability of class C given graph. सही, ये मैंने ग्राफ क्लासिफाई कर लिया. यानी ग्राफ क्लासिफिकेशन में कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं थी, बस पूरे ग्राफ को ही मैं एग्रीगेट कर रहा था H2 स्पेस में जाने के बाद, और फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा के सॉफ्टमैक्स अप्लाई किया, प्रोबेबिलिटीज आ गई. तो ये मेरे ख्याल में हमने काफी डिटेल में देख लिया कि ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि यूक्लिडियन स्पेस में रिजाइड नहीं करती, उनके ऊपर न्यूरल नेटवर्क्स को किस तरह एक्सप्लॉइट कर सकते हैं हम. और हमने बेसिकली ये देखा था कि मेन आइडिया ये था कि पूरे ग्राफ को तो एक बारी में देखना मुश्किल है, लेकिन एक नोड को अगर मैं उठाऊं और फिर उस एक नोड के नेबर्स को मैं उठा लूं, तो ये भी मल्टीपल किस्म के वेक्टर्स आ गए हैं. तो हमने एग्रीगेशन का ऑपरेशन देखा था कि हर नोड के नेबरहुड को एग्रीगेट कर लें, और ये जो एग्रीगेटेड वेक्टर आता है, इसको आप समझें कि ये मेरे उस नोड आई को रिप्रेजेंट कर रहा है. मैं नोड आई को मैं इन आइसोलेशन नहीं देखता, हर नोड को मैं
उसके नेबरहुड के साथ सॉर्ट ऑफ एवरेज करके देखता हूँ कि इस नोड के अगर नेबर्स को भी देखूं और एवरेज करूं तो क्या सिचुएशन, क्या तस्वीर बनती है। और ये काम मैं हर नोड के साथ कर लेता हूं। ये थे ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। और फिर हमने जो फैंसी चीज़ें ये देखी थी कि नेबर्स को आप ये वनीला जीएनएन के तरीके से भी देख सकते हैं कि बस एवरेज कर लें या बस सम कर लें या बस मैक्सिमम ले लें या मिनिमम ले लें, या आप कॉन्वोल्यूशनल तरीके से भी देख सकते थे कि लीनियर कॉम्बिनेशन होगी इन चीज़ों की, या वेटेड होगा, जो भी हो रहा होगा वो वेटेड तरीके से होगा। वो वेट्स ग्राफ कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स में जो वेट्स हैं वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स को देख के फिक्स कर दिए जाते थे। अटेंशन वाले ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स में वो वेट्स लर्नेबल वेट्स होते थे। अटेंशन मैकेनिज्म लर्नेबल था और उसके बाद वो मैकेनिज्म वेट्स दे देता था कि किस नेबर को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। और फिर मैसेज पासिंग वाला नेटवर्क भी हमने देख लिया कि जिसके अंदर दो नोड्स के बीच में कौन सा वेक्टर पास होना चाहिए, वो एक न्यूरल नेटवर्क होगा। वो नेटवर्क के कोई वेट्स होते हैं, वो लर्न करते हैं, तो पूरा नेटवर्क लर्नेबल होगा जो बताएगा कि एक्स आई और एक्स जे में कौन सा मैसेज पास होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि एक्स जे डायरेक्ट आ जाए, कोई मैसेज बनता होगा। ये सारे देख लिए हमने। ये भी देख लिया कि ग्राफ्स में आप चाहें तो हर नोड को क्लासिफाई कर लें, उसकी एग्जांपल देख ली। आप चाहें तो पूरे ग्राफ को क्लासिफाई कर लें, उसकी एक एग्जांपल देख ली। तो आई थिंक हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स का एरिया, तो खैर अब बहुत एक्सपेंसिव इसका लिटरेचर है, पर आई थिंक we've covered most of the important and state of the art stuff. If you want to get started, तो कुछ resources जिन पे मैं आपको पॉइंट कर सकता हूँ, वो फॉर्चुनेटली आप लोग PyTorch में इस पूरे कोर्स में आपने काम किया है। PyTorch की एक एक्सटेंशन लाइब्रेरी है जो ग्राफ्स पे डीप लर्निंग आपको अलाउ करती है। इट्स कॉल्ड PyTorch जियोमेट्रिक। तो होपफुली आप लोगों के लिए ये आसान होगी टू गेट स्टार्टेड विद दिस। देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड डीप ग्राफ लाइब्रेरी। ये फ्रेमवर्क एग्नोस्टिक लाइब्रेरी है, यानी आप भले PyTorch में हो, टेंसरफ्लो में हो, केरास में हो, जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, ये डीप ग्राफ लाइब्रेरी सब में यूज़ की जा सकती है, ठीक है। तो हो सकता है आप इस कोर्स के बाद आपको डीप लर्निंग में नौकरी करें या कुछ, या थीसिस करें, व्हाटएवर, तो हो सकता है PyTorch में ना काम कर रहे हो। तो लेकिन हर फ्रेमवर्क में, बाय द वे, हर फ्रेमवर्क में अपनी है। टेंसरफ्लो की भी अपनी है, आई थिंक इट्स कॉल्ड स्पेक्ट्रल। हर फ्रेमवर्क में आपको मिल जाएगी अब ग्राफ्स पे डीप लर्निंग करने वाली लाइब्रेरीज, ठीक है। अगर आप कुछ कोड के साथ खेलना चाहते हैं तो ये गिटहब पे एक इंट्रोडक्शन है, वॉक थ्रू है पूरा अटेंशन नेटवर्क्स के साथ, उसको देख सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज कि जब भी किसी चीज़ पे काम करना हो ना, तो डीप लर्निंग का काम, तो यू नीड अ वेरी वेरी लार्ज, वेल एनोटेटेड, अच्छे ग्राउंड ट्रूथ के साथ मार्क हुआ हुआ, लार्ज, कम्युनिटी में एक्सेप्ट हुआ हुआ डेटा सेट। CNNs की जो सक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल था, वो आपने अपनी रेसिटेशन में भी देखा होगा, वो इमेजनेट जो डेटा सेट था, और उस डेटा सेट के ऊपर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स थे और चैलेंजेस थे जिनमें लोग पार्टिसिपेट करते थे, और मिलियंस ऑफ इमेजेस का डेटा सेट था। उस डेटा सेट के होने से इमेजेस और कंप्यूटर विजन पे प्रोग्रेस और CNNs की प्रोग्रेस रियली टुक ऑफ, ठीक है। ग्राफ्स के ऊपर भी कुछ डेटा सेट्स एग्जिस्ट करते हैं, लार्ज स्केल डेटा सेट्स, वेल एनोटेटेड, कम्युनिटी में एक्सेप्टेड है। तो
ये मैं सारे इसलिए बता रहा हूँ कि ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स और ग्राफ्स पे डीप लर्निंग हैज़ ऑल्सो टेकन ऑफ रियली, और ये डेटा सेट्स मौजूद हैं. इफ़ यू वांट टू प्ले अराउंड विद दीज थिंग्स तो ये सारी रिसोर्सेज आप देख सकते हैं. So yeah, that concludes our discussion of graph neural networks. अगर कोई सवाल हैं तो बताइए.